बहुत सारे लोग इस बार दिमाग में बना लिए हैं कि अब बहुत हो गया, एक बार चेंज वहां बंगाल को में देखने को मिलना चाहिए, जिसमें परिवर्तन की हवा थी। इसके अलावा महिलाओं के लिए उन्होंने भी नई नई योजनाएं बना के और उसको अपने घोषणा पत्र में प्रेजेंट किया। तो निश्चित रूप से ये सट्टा बाजार का जो है कि उनका आकलन ज्यादा सटीक सही पाया गया है। सभी देखने वालों को नमस्कार। प्रशांत कुमार सिंह जी को जो हमारे खास गेस्ट हैं सर, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। तो फलौदी का जो सट्टा बाजार है सर, उसकी जो रिपोर्ट है लेटेस्ट तमाम अखबारों में आई है, वो टीएमसी को दे रहा है 155 से लेकर 170 सीटें। यानी 155 मिल जाती है तो भी बहुमत मिलेगा ममता बनर्जी को, 170 मिल जाती है तो बहुत स्पष्ट बहुमत होगा। और फलौदी का सट्टा बाजार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 110 से 125 सीटें जीत सकती है। ये शुरुआती जो खबर थी सर, उसी तरह का ये रुझान है। लेकिन वही एक इंदौर, मध्य प्रदेश में जो एक बड़ा जिला है इंदौर का सट्टा बाजार कुछ अलग ही कहानी बता रहा है सर। इंदौर का सट्टा बाजार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 145 से लेकर 161 सीटें जीत सकती है और टीएमसी को मिल सकती है 121 से लेकर 145 तक। यानी ये भी कह रहा है कि बहुमत शायद टीएमसी को भी मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी के पीछे इंदौर के सट्टा बाजार का ज्यादा जोर है। असम में तो सारे सट्टा बाजार एक तरफा जीत बता रहे हैं। देखिए, मुझे भी यही आइडिया है कि एक तो सट्टा बाजार जो है ये अवैध गतिविधि है और इसीलिए सरकारी एजेंसियां इस पर नजर रखती हैं। क्रिकेट में भी सट्टा बाजार चलता है, काफी सटोरिये काम करते हैं और ये चुनाव के टाइम में भी चलता है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देख रहे हैं, मीडिया में भी आता है बात और इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जब सरकारी एजेंसियां उन लोगों पर नजर रखती हैं, उनकी गतिविधियां चेक करती हैं और कभी कभी ठोस इनपुट मिलता है तो उन पर छापेमारी भी होती है, उनकी पकड़ धकड़ भी होती है। गली गली में वो पाए जाते हैं और गली गली में पाए जाने का मतलब कि वो एयर कंडीशन ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हुए होते हैं। उनका इंटरैक्शन, उनका चलना फिरना इतनी सामान्य गलियों में है जहां एक अच्छी सी 4 पहिया वाली वाहन भी नहीं जा सकती है। उन गलियों में भी उनका आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, चाय गपशप मन ये होता है। और इतने वो इस तरह के लोग होते हैं कि उनका इंटरैक्शन जो है, उनकी बातचीत, उनकी घुल मिल ना, वो बहुत सामान्य लोगों के साथ होता है और बेधड़क बात होती है। कहने का मतलब कि यदि आप एक प्लान बनाकर कहीं जाएं और वहां का ओपिनियन आप गैदर करने का, इकट्ठा करने की कोशिश करें तो कुछ लोग आपके साथ बनावटी व्यवहार करेंगे। यानी वो नहीं कोशिश करेंगे कि आपके सामने वो एक्सपोज ना हो, कुछ ऐसी बातें बनाएं जिससे वो सरकार की नजर में ना आए या कहीं और इसमें नहीं आए। लेकिन सटोरिये जो होते हैं, उनकी जो इंटरैक्शन होती है वहां वो तो खुल के अपना दिल खोल के रख देते हैं कि क्या सोच है, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ वोटिंग होगी, महिलाएं किधर वोट देंगे, युवा किधर वोट देंगे, वृद्ध लोग किधर वोट देंगे, पढ़े लिखे लोग किधर जाएंगे, अनपढ़ लोग किधर जाएंगे, फलाने वाले सेक्शन किधर जाएंगे, ठिकाने वाले सेक्शन किधर जाएंगे। तो इसीलिए इस आधार पर यदि कहें तो निश्चित रूप से ये सट्टा बाजार का जो है वो आकलन मोटा मोटी आज तक देखा गया है, पहले जितने चुनाव हुए हैं उसमें, कि उनका आकलन ज्यादा सटीक सही पाया गया है। जी सर, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि फलौदी का सट्टा बाजार, जो आपने महिलाओं की बात की, वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार योजना जो ममता बनर्जी की है उसका फायदा टीएमसी को उनको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये सट्टा बाजार दो छोर पे है। एक तरफ इंदौर का सट्टा बाजार है, वहां के सटोरिये भी बड़े नामी है, तो कई बार इस तरह की खबरें चलाई भी जाती हैं जिससे फायदा हो। और कई बार लोग ये भी दावा करते हैं, जब से एग्जिट पोल गलत आने लगे, बहुत सारे एक तो एग्जिट पोल हो गए हैं और बहुत सारे एग्जिट पोल में से बहुत सारे गलत भी जानकारी देते हैं, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ये जो वोटिंग खत्म हुई और काउंटिंग के बीच का जो समय है, इसमें कई लोग पैसा बनाते हैं कि इसलिए मैनिपुलेट किया जाता है, सट्टा बाजार को भी मैनिपुलेट किया जाता है, एग्जिट पोल को भी, या ये केवल कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई ये लोग बताते हैं और सब कुछ पारदर्शी है। जो ये देख रहे हैं वही ये बयां कर रहे हैं। नहीं, मैनिपुलेट तो किया जाता है, कुछ हद तक मैनिपुलेट किया जाता है। हालांकि जब चुनाव हो गए, मतदान हो गए और कुछ दिनों के बाद, मतलब मुश्किल से 1 हफ्ता के बाद, तो उसका रिजल्ट आना ही आना है। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई पूंजी लगाएगा ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन
कुछ हद तक मैनेज किया जाता है। अब उसके पीछे चाहे रीजन जो भी हो, अपना साइकोलॉजिकल ये बनाए रखने के लिए, मनोबल को बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक चीज तो है कि काउंटिंग के दिन से पहले ही अगर किसी का कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाए तो फिर वो काउंटिंग के दिन उस तरह का ड्यूटी नहीं कर पाएगा जो उससे वांछित है, रिक्वायर्ड है। तो इसलिए भी हो सकता है कि सारे दल अपने अपने अनुसार कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तो इसमें निश्चित रूप से बहुत सारे एग्जिट पोल फॉल्स साबित होते हैं, फिर भी वो कुकुर मुत्ते की तरह रोज नए नए पैदा होते जा रहे हैं और सारे इस गेम में लग जाते हैं पूरी तन मन धन से। तो कहीं ना कहीं उनको स्पॉन्सर मिल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा क्यों करेंगे, घर का पैसा लगा के तो कोई कुछ करना नहीं चाहता है। तो कोई कुछ करना भी चाह रहा है तो उसको कहीं से तो बेनिफिट आनी चाहिए, उसका कोई तो मेहनताना मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें तो है ही। मतलब हाल फिलहाल के जो इलेक्शंस देखे हैं, और खासतौर पर जब से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बोलबाला आ गया है, मतलब यूट्यूब पर, फेसबुक पर तमाम विश्लेषक आ गए हैं और वो अलग अलग तरीके से विश्लेषण करते हैं, और उसमें कई बार साफ समझ में आ जाता है कि वो जो विश्लेषक हैं, उनकी टीम है, उनके जो चैनल है, वो किस रुझान के लोग हैं। मतलब एक तो निष्पक्ष बात होती है, जैसे आपने कल साइंटिफिक तरीके से बताया, लेकिन कई बार कई लोगों को सुनता हूं, देखता हूं, और मैं ये भी पाता हूं कि मतलब जिसका जो रुझान है, मतलब वो साइंटिफिक तरीके से लोगों का मूड क्या है, वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़ा, क्या हो सकते हैं इसके रीजंस, इस पे बात करने की बजाय उनको जो पसंद है, जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है, वो उसकी जीत बताते रहते हैं। मान लीजिए कोई ममता बनर्जी को पसंद कर रहा है तो आखिरी पल तक, जब तक रिजल्ट फाइनल ना आ जाए, वो दावा करते रहेंगे कि ममता बनर्जी जीत रही है, भले ग्राउंड से आवाज कुछ और आ रही हो। या जो लोग मोदी जी के समर्थक हैं वो ये कहते रहे कि नहीं, मोदी जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है। ये आप प्रवृत्ति आजकल बढ़ती हुई नहीं देख रहे हैं? तो मैं यही समझना चाहता हूं कि जो इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आता, या वो भी अपने दिल पे पत्थर रख के, जो सटोरियों के लिए मैंने सवाल किया, वो जानबूझ के आखिरी पल तक, क्योंकि कुछ हमारा इंटरेस्ट है, हमने कुछ ले लिया है, भाई ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मतलब लोग जानना चाहते हैं कि ये ऐसा कैसे होता है, मतलब ऐसा आप आंख बंद करके एक तरफा बात कैसे करते हैं? जैसे मैं भी एक व्यक्ति हूं, मुझे भी मतदान का अधिकार है, तो मतदान मैं किसे देने जाऊंगा, तो उसका मतलब है कि मेरा झुकाव उधर है। लेकिन जब मुझे आपने एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपने चैनल के साथ आपने जोड़ा है, तो मेरा वहां फर्ज है कि मैं जो न्यूट्रल होकर ये बात करूं। ठीक है, अगर किसी को लग सकता है कि ये कुछ इधर झुक कर बात कर रहे हैं या उधर झुकाव करके बात कर रहे हैं, तो वो उनकी समस्या हो सकती है। मैं तो तथ्यों के आधार पर जो विश्लेषण किया है उस चीज को बोलना चाहूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मेंटेन करते हैं। बड़े बड़े लोग भी हैं, मीडियम किस्म के लोग भी हैं, और छोटे छोटे चैनल वाले लोग भी हैं। तो सब कहीं ना कहीं अपना एसोसिएशन कर लेते हैं, चाहे इस तरफ या उस तरफ, वो एसोसिएट हो जाते हैं। अब जैसे आप पश्चिम बंगाल की जब बात कर रहे हैं, तो मैं अपना ही बता दूं कि मैं 2019 का कल भी बताया था आपको कि वहां बेसलाइन मैंने माना, और उसके आधार पर मैंने 2021 और 2024 का जो ममता बनर्जी का एक्टिविटीज अचानक हाइप किया, तो उस आधार पर मैं इस बार भी, चूंकि यहाँ 2 फेज में चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में, 23 तारीख को और 29 तारीख को, तो 23 तारीख से 10 दिन पहले तक या 12 दिन पहले तक मैं यही मानते रहा कि ममता बनर्जी को कोई चैलेंज नहीं है। ममता बनर्जी बहुत अच्छा से स्पष्ट बहुमत, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ, भले ही 215 ना आवे, लेकिन कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगी। 10-12 दिन पहले तक मैं यही मानते रहा था पश्चिम बंगाल में। लेकिन अचानक मेरा जो क्यों बदला कि बीजेपी वहां सरकार बनाएगी, हाँ, कड़ा मुकाबला है, नेक टू नेक संघर्ष की स्थिति है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनाएगी। तो मैं इस आधार पर कहा कि बीजेपी ने भी 2019 का और 2021 और 24 में ममता बनर्जी की अचानक बढ़ी हुई गतिविधि का अध्ययन करके, और जो उसने काउंटर रणनीति तैयार किया कि लोगों को भयभीत नहीं होने देना है। इसके अलावा महिलाओं के लिए उन्होंने भी नई नई योजनाएं बना के उसको अपने घोषणा पत्र में प्रेजेंट किया, और उस चीज को डिलीवर किया कि हम ममता बनर्जी अगर 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए दे रही हैं तो उससे ज्यादा हम देंगे, और उस मैसेज को घर घर तक पहुंचाया। इसके अलावा
और भी बहुत सारा चीज उन्होंने मैनेज किया। तो भाजपा का एक मिशन चला, अंदर अंदर काफी मेहनत इस पर हुआ है, बहुत ज्यादा मेहनत हुआ है कि 100 में से 70 हिंदू वोट करेंगे भाजपा के लिए। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग या उसमें ममता बनर्जी खुद ट्रैप में फंस गई, या जो भी हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट में वो भी पहुंच गई। और सब चीज ऐसा हुआ वहां कि जो चुनाव का हिंसा होता था, हर एक चुनाव के बाद हिंसा, चुनाव के समय हिंसा, तो उन सब चीजों को बहाना लेके वहां इतना हेवी डिप्लॉयमेंट हुआ कि उस माहौल में भाजपा ने पूरी अपने लिए व्यवस्था किया कि 100 में से 70 हिंदू का वोट उनके साथ उनको मिले। और हम मानते हैं कि 100 में से 70 यदि नहीं भी मिला होगा, 65-66 भी मिले होंगे, तो भाजपा इसको पाट लेगी अंतर को, और भाजपा बराबर पर खड़ी हो जाएगी। और भाजपा बराबर पर खड़ी हो जाए तो सरकार भाजपा ही बनाएगी। एक और फैक्ट है इसमें कि जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जो जीती, वो काफी 20% के मार्जिन से जीती, 40,000 वोट से जीती, 50,000 वोट से जीती। लेकिन जो हिंदू बहुल क्षेत्रों में ममता बनर्जी जीती थी पिछली बार, तो कहीं 2,000, कहीं 1,000, कहीं 3,000, कहीं 5,000, कहीं 7,000, 10,000, 15,000 तक। तो इन सब चीजों से देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि जो ममता बनर्जी का इतना इन्फ्लेटेड, मतलब इतना बढ़ा हुआ परसेंटेज हम लोग देख पाए कि 48% पर टीएमसी को मिले वोट और भाजपा को मात्र 38%, तो वो 48% कहां है जहां एक तरफा वोट गया। हिंदू वोट में डिवाइड हुआ, लेकिन बाकी वोट एक तरफा गया। तो वो तो उस टाइम भी एक तरफा था, इस टाइम भी एक तरफा है। जो वोट बटा, वो वोट अगर इस बार नहीं बटा, वो अगर मतलब इसके खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ एक तरफा चला गया, तो इसका मतलब है कि पासा पलट गया। तो कुल मिला के मेरा जो आकलन है इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर है कि, और बहुत सारे लोगों से बात भी किया, बहुत सारे लोग इस बार दिमाग में बना लिए हैं कि अब बहुत हो गया, एक बार चेंज वहां बंगाल को में देखने को मिलना चाहिए। ये भी एक फीलिंग धीरे धीरे काफी बढ़ी थी। मतलब ये नहीं कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक सुनामी, एक आंधी की थी, लेकिन एक हवा थी जिसमें परिवर्तन की हवा थी।